प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में आज हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसके अलावा सीजनैलिटी देखी हमने, रोटेशन, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी क्या है? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्लाइमेट। उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्लाइमेट। तो एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। क्या डिफरेंस है? अगर हम डे टू डे फिनोमेना देखते हैं, अगर हम डे टू डे की कंडीशन देखते हैं, किस चीज की कंडीशन, रेनफॉल कितनी हुई, टेम्परेचर कैसा रहा, ठीक है, कोल्ड रहा, वार्म रहा, विंड की स्पीड क्या रही, तो अगर हम देखते हैं कि आज रेनफॉल कितनी हुई भी या नहीं हुई, टेम्परेचर कैसा रहा, मॉडरेट रहा, ज्यादा वार्म रहा या कोल्ड रहा, विंड की स्पीड कैसी रही, ठीक है, बहुत तेज रही, बहुत धीरे रही। तो जब हम डे टू डे फिनोमेना देखते हैं, डे टू डे कंडीशन देखते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, ये सब कैसा रहा, तो उसको हम कहते हैं वेदर। लेकिन अगर हम एवरेज देखते हैं, क्या देखते हैं? एवरेज देखते हैं। एवरेज मतलब ईयरली समझ लो कि अगर हम ईयरली देखते हैं कि साल भर में कितनी बारिश हुई, साल भर में कितना टेम्परेचर रहा, साल भर में कैसे विंड का पैटर्न रहा, तो अगर हम ऐसे एवरेज समझते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। और हम जो पढ़ने वाले हैं तो क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया? क्लाइमेटोलॉजी कहा गया। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, जब हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने आपको बताया था कि जब जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अगर इंटीरियर से जुड़ी या अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी फॉर्मेशन है, लैंड फॉर्म बन रही है, कोई नई संरचना बन रही है, कोई फोर्स लग रहा है, या अर्थ के इंटीरियर में क्या है, तो सब कुछ जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड थियरीज वगैरह, उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने कहा जियोमॉर्फोलॉजी। और साथ ही हमने बताया था कि जब हम अर्थ के ऊपर टेम्परेचर, विंड या रेनफॉल, इन सबको देखते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर हम एटमॉस्फेयर को देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ये हमने कहा था। अब यहां से समझते हैं, ठीक है, इसी तरह से अर्थ के ऊपर भी कुछ है। अगर हमने पूरी अर्थ देखी, अर्थ के ऊपर भी कुछ है, तो अर्थ के ऊपर जो ये है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये क्या है? स्फीयर। क्यों है? स्फीयर वर्ड है, चारों तरफ से घेरे हुए है, एक आवरण बना हुआ है, ठीक है, तो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसके लिए हमने क्या यूज किया? स्फीयर वर्ड। तो हमने इसको क्या कहा? एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर क्या है ये एटमॉस्फेयर? कंपोजिशन ऑफ गैसेस। क्या गैसेस बस रहती होंगी? नहीं, लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल एंड सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये रहता है क्या? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में क्या क्या है? गैसेस है, लिक्विड है, सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये इन सब से मिलकर जो एक आवरण टाइप में अर्थ के चारों तरफ एक लेयर टाइप में बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इसी से हमारा सारा क्लाइमेट जुड़ा हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसेस हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बीच में CO2 नहीं है, ऑर्गन है, इसके अलावा CO2, इसके अलावा NH मतलब नियॉन,
और हीलियम, KH और बीच में जीनॉन, NH KH बीच में जीनॉन, K से क्रिप्टॉन, और H से हाइड्रोजन। अब लिख लेते हैं 78%, 20 पॉइंट समथिंग परसेंट एवरेज लिख लेते हैं, 21%, 0.93%, 0.03%, नियॉन कितना है 0.002% और क्रिप्टॉन कितना है 0.001%। दोनों को साथ में याद रखना। इसको 0.0005%, एक जीरो कम है और यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है, 0.00005%, यहाँ पे 0.00001%, सॉरी 9%। ठीक है, तो ये है क्या कंपोजिशन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, CO2 0.03%, नियॉन NH KH ऐसे करके याद रख लेना। नियॉन और क्रिप्टॉन 0.002%, 0.001%, इनमें 2 जीरो है। उसके बाद केवल हीलियम है जिसमें 3 जीरो है, 5 याद रखना। जीनॉन में 9 याद रखना, हाइड्रोजन में भी 5 याद रखना, लेकिन 4 जीरो है। याद करोगे अच्छे से समझ के तो याद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम देके चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन और हाइड्रोजन, ये सब क्या है एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन हैं गैसेस के। अब इनमें से कुछ निकालते हैं, जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या हो गया, हमारी गैसेस हो गई, दूसरा लिक्विड हो गया, लिक्विड में वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर हो गया, लिक्विड। ठीक है, वाटर वेपर हो गया, तो लिक्विड में वाटर वेपर हो गया, सॉलिड में धूल कण हो गए। ठीक है, गैसेस में या कोई मेटियोर वगैरह के कण हो गए, कुछ भी गिरा हुआ आकाश में तैर रहे हैं। ठीक है, गैसेस हो गया, गैसेस में ये सारे कंपोजिशन है, दिख तो रहा है ना, गैसेस में ये सारे कंपोजिशन है। उसके अलावा वाटर वेपर है। ठीक है, वाटर वेपर। तो अब हम समझते हैं कुछ गैसेस को, जैसे वाटर वेपर हो गई, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस, क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस? ठीक है, तो क्या होता है, ये वर्ड कहां से आया, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये पोलर रीजन है। आपको पता है कि जो सनलाइट है यहाँ के एरियाज में ज्यादा रहती है, यहाँ स्लैंटिंग जाती है, मतलब तिरछी होके जाती है, कुछ मात्रा पहुंच पाती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं कि एक कांच का घर बनाते हैं। क्या करते हैं, कांच का घर बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, रेडिएशन आती है सूर्य से। क्या होती है, रेडिएशन आती है, लेकिन वापस नहीं जाती। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है कि सूर्य से रेडिएशन जो आती है वो रहती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन वापस नहीं जाती। अब इसको आप कहोगे वापस जाएगी, तो थोड़ा सा समझते हैं कि जो बर्फ होता है, मान लो ये क्या है, बर्फ है, तो सूर्य से रेडिएशन आती है और एज इट इज वापस चली जाती है। इसको हम कहते हैं एल्बेडो, आगे हम पढ़ेंगे एल्बेडो। ठीक है, मतलब कि रेडिएशन का आना और रिफ्लेक्ट हो जाना, चले जाना, वापस चले जाना, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बेडो। और ये सूर्य से रेडिएशन का आना और एब्जॉर्ब हो जाना, वापस ना जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। और ये वहां से आया ग्रीन हाउस गैसेस। अब हम समझते हैं कि कैसे। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि कैसे। अब हम समझते हैं कि कैसे। देखो, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, सन से रेडिएशन आ रही है और अर्थ से रेडिएशन जा रही है। कैसे होता है, मतलब कि सूर्य से रेडिएशन
रेडिएशन आती है दिन में, रात में अर्थ से वही रेडिएशन क्या होती है, वापस चली जाती है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, इनकी वेवलेंथ में अंतर है। वेवलेंथ मतलब कि इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। मतलब समझ रहे हो, ये क्या है, शॉर्ट वेव है। क्या है, शॉर्ट वेव है। और ये क्या है, लॉन्ग वेव है। इनको टेरेस्ट्रियल वेव भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल वेव भी कहते हैं। ये शॉर्ट वेव है और ये लॉन्ग वेव है। ठीक है, ये हो गया। तो अर्थ से रेडिएशन आती है और अर्थ से एज इट इज अगर रेडिएशन चली जाए तो क्या हमारी अर्थ का टेम्परेचर नहीं डगमगा जाएगा? हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा और हमारी अर्थ कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ठंडी हो जाएगी। तो क्या होता है कि दिन में तो रेडिएशन आई, रात में पूरी रेडिएशन अगर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारी अर्थ ठंडी हो जाएगी, बहुत ठंड पड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि इनको बीच में ही अपने एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि ओजोन, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो क्या करती हैं कि इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सपोज यहाँ पे CO2 है, CO2 है, CO2 है, CO2 है, CO2 है। तो अर्थ से, सूर्य से रेडिएशन आई और जब अर्थ से रेडिएशन जा रही है तो CO2 ने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या होती हैं, वो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अर्थ से जाने वाली टेरेस्ट्रियल वेव को एब्जॉर्ब करती हैं, या सूर्य से आने वाली, जैसे वाटर वेपर, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ मात्रा इसकी भी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ इसकी भी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, वाटर वेपर क्या करती है, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सपोज CO2 ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, बैलेंस हो गया। हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक है, हमने माना। अब टेम्परेचर बैलेंस हो गया, लेकिन हमने क्या किया, पेट्रोल जलाना स्टार्ट कर दिया, हमने कोल जलाना स्टार्ट कर दिया, ईंधन जलाए, पेट्रोल जलाया, कोल जलाए। तो इससे क्या हुआ, अच्छा धुआंधार गाड़ी वाहन चल रहे हैं, इससे क्या हुआ, CO2 इंक्रीज हो गई। CO2 क्या हुई, इंक्रीज हो गई। अब जब एटमॉस्फेयर में CO2 गैस बढ़ गई तो क्या वो ज्यादा मात्रा में वेव को नहीं रोकेगी, बिल्कुल रोकेगी। जब ज्यादा मात्रा में वेव को रोकेगी तो क्या हो जाएगी, ठंडी की जगह गर्मी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जब CO2 इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब कि वायुमंडल का टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ लिखना हो, ये समझ में आ गया कि CO2 क्या है। अब इसके लिए अर्थ ने बहुत अच्छा किया था कि पेड़ लगाओ। ठीक है, पेड़ थे, लेकिन हम उसको भी काट दे रहे हैं, तो कहीं से बैलेंस बन ही नहीं रहा है। CO2 क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहते हैं 0 कार्बन एमिशन पर पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप क्या लिखोगे CO2 के बारे में, कि CO2 क्या करती है, इट इज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है विच इज ट्रांसपेरेंट टू दी शॉर्ट वेव। जो शॉर्ट वेव के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब वो आ सकती है। और दैट इज ओपेक टू लॉन्ग वेव, मतलब लॉन्ग वेव की कुछ मात्रा क्या करती है, रोक लेती है। तो दैट इज ओपेक टू लॉन्ग वेव एंड ट्रांसपेरेंट टू दी शॉर्ट वेव।
तो ये था हमारा CO2। अब देखते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? वेरिएबल गैस है। क्या है? वेरिएबल गैस है। वाटर वेपर जो है वो क्या है? वेरिएबल गैस है। कैसे वेरिएबल है? मान लो यहाँ पे क्या है? समंदर है। ये क्या है? समंदर है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो वाटर वेपर कहाँ ज्यादा होगा? अर्थ से ऊपर जाते 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 कहाँ पे ज्यादा होगा? तो आप कहोगे कि भाई समंदर यहाँ है तो वाटर वेपर यहीं पे ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वाटर वेपर में एक और पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि इट डिक्रीजेस विद द हाइट। मतलब कि हाइट के साथ क्या होती है? वाटर वेपर डिक्रीज हो जाती है। इट डिक्रीजेस विद द हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाटर वेपर क्या होगी? वाटर वेपर क्या होगी? डिक्रीज होगी। वाटर वेपर क्या होगी? डिक्रीज होगी। सेम ऐसा है जो हमारी अर्थ है। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री। ये पोल्स हैं, ये पोल्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना तो पता है कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे बीच में 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद 23 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ, ये कर्क रेखा और मकर रेखा है। फिर उसके ऊपर जाते 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 टेम्परेट रीजन और फिर उसके बाद पोल्स हैं। ये तो समझ में आया। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे सूर्य का ज्यादा प्रकाश रहता है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। और इधर टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। अब देखो वाटर वेपर कब बनते हैं? जब टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर वेपर ज्यादा होंगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कहो डेजर्ट में तो वाटर वेपर बहुत होगी, तो नहीं है, क्योंकि पानी भी जरूरी है उसके लिए। पानी हो प्लस टेम्परेचर हो। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, पानी भी है, टेम्परेचर भी है। लेकिन यहाँ पानी है, टेम्परेचर नहीं है, वाटर वेपर कम बनेगी। तो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, पानी की अवेलेबिलिटी है, वाटर वेपर ज्यादा है। यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है लेकिन टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर क्यों कम है? यहाँ स्लैंटिंग पोजीशन में सन रहता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है? वाटर वेपर उतनी नहीं बन पाती। तो क्या हम कह सकते हैं कि इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर भी वाटर वेपर कम होती है, कह सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि इट इज वेरिएबल गैस। ये क्या करती है? लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव दोनों को रोक लेती है। मात्रा लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव दोनों की रोक लेती है, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा। इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरी है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में हमारे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, 78%। पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन डायरेक्टली पौधे इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली पौधों तक नहीं पहुंचती है। ये कैसे पहुंचती है? पहले ये नाइट्रेट के फॉर्म में जब हम नाइट्रोजन का एक साइकिल देखते हैं तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में पहुंचती है और फिर सॉइल से पेड़ों तक पहुंचती है, ठीक है। सॉइल से कहाँ पहुंचती है? पेड़ों तक पहुंचती है। तो पहले नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल तक पहुंचती है, फिर सॉइल से पेड़ों तक पहुंचती है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में ये जो सॉइल तक पहुंचती है इसमें कई बैक्टीरिया काम करते हैं, जीनोबैक्टर हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया। तो ये जब हम नाइट्रोजन का एक साइकिल पढ़ेंगे तब हमें ये सब चीजें क्लियर होंगी। तो जो नाइट्रोजन है ये पेड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा, वाटर वेपर देखा, इसके अलावा हमने कंपोजिशन देखा। आई होप आज की क्लास जो इंट्रोडक्शन था थोड़ी बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कंटिन्यू क्लासेस देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।